हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंडियन इकोनॉमी की यूनिट नंबर 5, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी की यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्या नहीं है, जिसे पढ़ के आप इजीली पास हो जाओगे बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करता और सीधा पढ़ाना चालू करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम होता है, फिर आप पढ़ते ही पूरे साल हो। जैसे समझ रहे होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसको देखते हुए भाई हम चालू करते हैं बिना किसी टेंशन के। तो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है, यूनिट नंबर 5 है आपकी, जिसके अंदर बताया गया है कि भाई 1947 में जब देश आज़ाद हो गया था, 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1950 में हमारे देश में बना था प्लानिंग कमीशन, और 1951 के अंदर हमारे देश के अंदर चलने लगी थी 5 ईयर प्लान। उस समय दोस्त क्या था कि देश के अंदर पावर दी गई थी गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को पावर दी गई थी, भाई तुम संभालो देश। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसों की कमी थी, मानते हो, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की इनिशिएटिव नहीं था। और तीसरा, ये पहले से ही माना जाता है, जैसे हम बोलते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, की देश में कल्याण करने का काम सरकार का, ना कि प्राइवेट लोगों का। तो इसलिए पावर किसको दी गई? हमारे देश में सरकार को। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। तो किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ हमारे देश के अंदर अब तक भी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या रही है, हमारे देश में इंडस्ट्री के अंदर हमारी प्रॉब्लम क्यों रही है। तो पहला पॉइंट बोलना चाह रहे हैं, पुअर कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कि अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो है कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है इंडस्ट्री में, वो इतना नहीं होता जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, पीछे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल फैक्टर। भाई अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल एरिया की, तो भाई भारत के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक विवशता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण भी क्या है, हम जो है इंडस्ट्री में अभी पीछे हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। भाई सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियाँ चलती हैं हमारी किन से? इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब फैसिलिटीज़ है। और ये इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे देश में जितनी एक अच्छे वेल डेवलप्ड कंट्री में होनी चाहिए। नेक्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आप बोलोगे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कहाँ से आ गए? तो भाई हमने आपको बताया था पिछली यूनिट में कि एग्रीकल्चर में से मिलता है हमको रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर की हेल्प से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो है इंडस्ट्रियों की जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जैसे भाई सीधी सी बात है, चीनी जहाँ बनती है उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, वो किस पे डिपेंड है? गन्ने पे, मानते हो ना। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के पुअर परफॉर्मेंस की वजह से भी हम इंडस्ट्री में क्या है, पीछे हैं। नेक्स्ट, डर्थ ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सनल। भारत के अंदर वैसे तो ये वाली बात मैं थोड़ा सा कम बोलना चाहूँगा कि भारत के अंदर डर्थ हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से जो स्किलफुल पर्सन होने चाहिए, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, उनकी अवेलेबिलिटी कम है। लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन कागज़ों में पढ़े लिखे हैं। वैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, ऐसे वो चेंज नहीं हो पा रहे, मानते हो। तो क्या बोला मैंने आपको? डर्थ ऑफ स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सनल। नेक्स्ट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई साथ में सरकार का जो अवेलेबिलिटी है, सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में। वो तो सिर्फ अपने ही में लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम क्या है, अभी इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि एनईपी क्या था। भाई 1951 में जब हमारे देश ने 5 ईयर प्लान अपनाया, तो भाई देश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो अपना धड़ल्ले सा काम कर रहा था। धड़ल्ले मतलब अपना अपना बेनिफिट देख रहा था, उन्हें तो किसी चीज़ से मतलब था नहीं। तो भाई 1990 में आके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फील किया कि हमारे देश को बनानी चाहिए एलपीजी। क्या बनानी चाहिए? एलपीजी, जिसके ऊपर मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को, इस टॉपिक को उस वीडियो में देखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पूरी एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिंक पे क्लिक करके पूरे उसके बारे में देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि भाई पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नंबर 1, दोबारा सुन लो, एलपीजी के बारे में पढ़ लेना, जो मैं लिंक डालूंगा उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल रहा है देश के डेवलपमेंट में। तो ये बोल रहे हैं टू अचीव अ सोशलिस्ट सोसाइटी। भाई सीधी सी बात है, अगर हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी बने, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बेस। भाई सीधी सी बात है, देश आज़ाद होकर नया नया आया है, और इंडस्ट्रियों का अगर बेस बनाना है तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया,
प्राइवेट लोगों में इतना इनिशिएटिव नहीं होता कि वो पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो भाई सीधी सी बात है, कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को तो आगे आना पड़ेगा। सोशल ओवरहेड्स, जितने भी स्कूल, हॉस्पिटल, ये फैसिलिटीज़ हैं, इनके ओवरहेड्स के लिए भी किसको आगे बढ़ेगा? समाज को, मतलब कि सरकार को आना पड़ेगा। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप चाहते हो हमारे देश के रिसोर्सेज को हम अच्छे से प्रोवाइड करें, अच्छे से जगह लगाएं, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस। भाई हम चाहते हैं कि हम 10 लगा के 12 कमाएं, 13 कमाएं, 14 कमाएं, तो उसके लिए ये सरप्लस को जनरेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये पॉइंट है कि रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन इन्होंने कुछ किया भी क्या? तो भाई सीधी सी बात है, हाँ, इन्होंने भाई कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दिया, इन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, इन्होंने इंडस्ट्री का बेस भी बना दिया, देश की इनकम भी बढ़ाने की कोशिश करी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी डिसाइड किया, और इन्होंने देश के अंदर पक्षपात को भी कम किया। जैसे मैंने इन पॉइंटों को एक्सप्लेन किया, यही इनकी अचीवमेंट्स थी। तो दोस्त, जो मैंने पॉइंटों पर लिखे हैं वही नीचे लिखे हुए हैं, थोड़े बहुत सेम है। तो इन पॉइंटों को आपको इनको पॉजिटिव लाइफ में बोल देना है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, कि आखिर पुअर परफॉर्मेंस क्यों ही पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर पुअर परफॉर्मेंस में क्यों रहा, तो आपको पहला पॉइंट बोलना है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। भाई जितनी उनके अंदर कब क्षमता थी उतना प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर क्या रहा? पीछे। नेक्स्ट, ओवर कैपिटलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे देश के अंदर, अब देश में तो इन्वेस्ट हो नहीं रहा, तो कहाँ जा रहा था उनकी? समझदार हो आप? तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? ओवर कैपिटलाइजेशन। थर्ड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। भाई सरकार को पता था अपनी तो अब बन गई है और हम जो अपने जानने वालों को ही बनाएंगे, तो इतना ज़्यादा उनका मैनेजमेंट बेकार था कि देश में ज़रूरत से ज़रूरत 1951 के बाद 1991 की जरूरत पड़ गई थी एनईपी की। नेक्स्ट, प्राइस पॉलिसी। भाई देश के अंदर उस ज़माने में अगर बात करें हम, तो प्राइस पॉलिसी पे हम डिपेंड थे। प्राइस पॉलिसी एक तरह से ये बोल सकते हो आप कि वो पॉलिसी जो प्राइस डिटर्मिनेशन में हमारी हेल्प करती है, तो वो भी पब्लिक सेक्टर के हाथ में होने के कारण हम कहते हैं बहुत पीछे थे। नेक्स्ट, लेबर प्रॉब्लम। भाई उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे आगे क्या थी? लेबर प्रॉब्लम। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की अवेलेबिलिटी के कम होने की वजह से भी हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? लेबर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। भाई जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना करने के लिए हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी फुलफिलमेंट हमारे पास थी नहीं। तो एक ये भी हमारे पास रीज़न था किसका? कि पब्लिक सेक्टर के ख़राब होने का। फिर बात आती है कि भाई उस ज़माने में जब पब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा था, तो काम कौन कर रहा था? तो काम कर रहे थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। तो भाई सीधी सी बात है, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है और कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? तो बोला गया भाई वो इंडस्ट्रियाँ जिसमें कम लेबर, कम पैसे की नीड होती है, और जो बहुत छोटे से स्थान में स्टार्ट हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इंडस्ट्रियों को, इन SSI को और कॉटेज इंडस्ट्रियों को, कुटीर उद्योग को क्या प्रॉब्लम आई थी? तो प्रॉब्लम आई थी ना रॉ मटेरियल को प्राप्त करवाने के लिए, प्रॉब्लम आई थी ना पैसों की, लैक ऑफ कैपिटल, इन्हें प्रॉब्लम आई थी मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इनका जो काम करने का तरीका था वो काफ़ी पुराना हुआ करता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत दिक्कत हुआ कर पड़ती थी। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, इनको अगर इन्होंने प्रोडक्शन कर भी ले देके, तो इन्हें फिर मार्केटिंग करने की प्रॉब्लम, और मेन था कॉस्ट हाई। भाई छोटे लेवल पे काम करने पे कॉस्ट क्या आती है? ज़्यादा। तो कॉटेज इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या थी? नंबर 1, पैसों की दिक्कत, रॉ मटेरियल की दिक्कत, प्रोडक्शन की दिक्कत, मार्केटिंग करने की दिक्कत, और कॉस्ट भी उनकी क्या आती थी? हाई। अब इन प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार ने कुछ कदम उठाए। क्या उठाए? सरकार ने दी इन कॉटेज इंडस्ट्री को टेक्निकल हेल्प, सरकार ने कहा इनका मार्केटिंग का सिस्टम बनाया, सरकार ने इनको फाइनेंशियली हेल्प करी, MSME बहुत सारी चीज़ें बना के दी है, सरकार ने इनकी इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाई, और इन बहुत सारे वेरियस बोर्ड बन गए हैं जो हमारे SSI की क्या करते हैं? हेल्प। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़ना। अब बात आती है तुम्हारी क्या, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। भाई 1951 में जब भारत आज़ाद 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, तो 1951 में हमारे देश में क्या बना था? 5 ईयर प्लान। तो उसके बाद उन्होंने फील किया कि हम चाहते हैं कि भारत विदेशों से काम ना करे। तो जब भारत को विदेशों से काम ना करने के लिए इनिशिएट दिया गया, तो एक पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम क्या था? इंडस्ट्रियल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि जब हम अपने देश के लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें विदेशों से काम नहीं करना, और नई नई बाउंडेशन लगाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्या? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो करना है इंडिया के अंदर ही करो, विदेशों से लेन देना मत करो, तो इसे क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी वीडियो प्रॉपर बन चुकी है, लिंक शेयर कर दूंगा।
मॉनेटरी पॉलिसी पूरी वीडियो बन चुकी है, इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इन वीडियो को देख के आप बहुत आसानी से अपना पेपर इंडियन इकोनॉमी का क्लियर कर सकते हो। डैम श्योर इससे बाहर नहीं आएगा। जो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं जो कभी कभी आते हैं 4-4-5 नंबर में, उनकी वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं पेपर से 10-15 दिन पहले, या फिर ये मान लो कि प्रोवाइड जल्दी कर दूंगा। लेकिन इन वीडियो को जब तक अपने माइंड में पका लो ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो दोस्तों आज मेरी 5 यूनिट पूरी कंप्लीट होती है। अब मैं एक बार 2022 का और 2021 का पेपर सॉल्व करके डाल दूंगा ताकि आप आसानी से पास हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेपर सॉल्व कर देगा।